हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चंबल रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोकटक लेक को लेकर के। तो लोकटक लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, लोकटक लेक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में लोकेटेड है। लोकटक लेक जो है वो हमारे इंडिया के मणिपुर स्टेट में एग्जिस्ट करती है। लोकटक लेक जो है वो फ्यूमडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब ये फ्यूमडीज क्या होती हैं? यहाँ पर इस लेक में इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेशन और सोइल से मिलकर के इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेज में ये देखने को मिलती हैं। ये जो लोकटक लेक है इसी का इंटीग्रल पार्ट है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। और केबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो भी इसी तरीके से फ्यूमडीज के रूप में फ्लोटिंग यहाँ पर करता रहता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर संगाई डियर भी मिलता है। संगाई डियर जिसको डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। और वो उनकी जो डांसिंग जो उनकी स्टेज देखने को मिलती है वो इस फ्यूमडीज की वजह से ही होती है, क्योंकि केबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये संगाई डियर देखने को मिलता है। और ये जो फ्यूमडीज जो है वो यहाँ पर फ्लोटिंग करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिलता है। संगाई डियर को मणिपुर स्टेट का एनिमल स्टेट का डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है। ये जो लोकटक लेक है ना, इसको 1990 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन भी दिया गया था। आप सभी को पता है कि वेटलैंड साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में ईरान के सिटी रामसर में एक ट्रीटी की गई थी, एक कन्वेंशन की गई थी जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और उसी के अंडर इसको डेजिग्नेशन दिया गया। ये जो रामसर कन्वेंशन की गई कुछ टाइम के बाद में देखा गया कि जो भी वेटलैंड साइट जिसमें टाइम के साथ में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, तो उन सभी को इम्प्रूवमेंट वहाँ पर करने के लिए उन सारी वेटलैंड साइट के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जाए। और वो जो रजिस्टर बनाया गया इस तरीके की डिग्रेडेड वेटलैंड साइट के लिए, उस रजिस्टर को बोला गया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है कि टाइम के साथ में कोई भी वेटलैंड साइट में अगर कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, ह्यूमन बीइंग की वजह से भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चेंज, चाहे वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर किसी भी रामसर साइट में कोई इस तरीके का चेंज या तो हो रहा है या हो चुका है, तो उन वेटलैंड साइट को इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया। फिर टाइम के साथ में जब इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो यहाँ से इसमें रिमूव कर दिया जाता है इस रजिस्टर में। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की 2 साइट ऐसी हैं जो इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं। एक तो राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो, और इसके अलावा दूसरा है वो मणिपुर की है लोकटक लेक। ओके, पहले जो चिलिका लेक जो ओडिशा स्टेट में है वो भी इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल थी, लेकिन टाइम के साथ में उसको यहाँ इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। तो ये लोकटक लेक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम द हिंदू को डिस्कस करें, द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है फ्रंट पेज पर मिस्टर अरोरा जो तमिलनाडु बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं 1988 बैच के, उनको अब प्रेजेंट टाइम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको बनाया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में है राकेश अस्थाना, और राकेश अस्थाना की जो अपॉइंटिंग हुई थी, जो उनको अपॉइंटमेंट किया गया था, वो गुजरात कैडर से बिलोंग करते थे। उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू अपोजिशन पार्टीज़ उन्होंने भी ये रखा था कि जो इंटर कैडर डेपुटेशन के बेसिस पर जो सर्विस में चेंज करके उनको यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो इस पोस्ट के लिए, वो गलत है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मिस्टर अरोरा को न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर उनके बारे में उनका जो सर्विस पीरियड है वो किस तरीके से रहा उसके बारे में बता रखा है कि उन्होंने बीएसएफ के इम्पोर्टेंट ऑफिसर के रूप में काम किया, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने काम किया। तो आईटीबीपी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो आईटीबीपी जो है इसको 1962 के टाइम में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर देखिए
1962 के टाइम में आईटीबीपी को एस्टेब्लिश किया गया था और हमारे इंडिया की जो 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो हैं उनमें से एक है आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है वो हमारे इंडिया और चाइना और तिब्बत वाला रीजन जो बॉर्डर एरियाज़ है उसको प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो स्पेक्ट्रम को लेकर के है। 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रही है, तो इसमें कितना रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है, तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो मनी है वो यहाँ पर चला गया है। ये जो न्यूज़ है वो अभी बंगाल में जो मिनिस्टर है जिनको रिमूव किया गया है, मतलब वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हटाया गया है, क्योंकि ईडी का जो एक तरीके से उनके ऊपर जो भी एफआईआर है, जो भी केस रजिस्टर हुए जिसके बेसिस पर ईडी ने उनको अरेस्ट भी किया है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। दूसरा यहाँ पर शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं संजय राउत, तो उनके ऊपर भी ईडी कस्टडी देखने को मिली है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के। तो एक जनरल अवेयरनेस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ईडी टर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 2 पर, और यहाँ पर न्यूज़ है अरावली को लेकर के। अब सभी को पता है कि अरावली जो है वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर एनजीओ और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इसके प्रोटेक्शन के लिए जो अलग अलग इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई है, उन सभी ने अपनी बात रखी है कि अरावली के अंदर वाले एरिया में अगर हम देखते हैं तो अभी भी इलीगल माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, अभी हरियाणा में इस तरीके की क्वेश्चनिंग की गई थी कि जो अरावली रेंज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसके लिए काम किया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, और इसके लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर के टाइम टू टाइम इसकी जाँच करे। इसी की वजह से वहाँ के इंपॉर्टेंट ऑफिसर की भी डेथ हो गई। वहाँ पर क्लैश देखने को मिला ये इलीगल माइनिंग से रिलेटेड जो भी ट्रेडर हैं उनके बीच में और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गया उनके बीच में। ओके, तो अरावली के बारे में अगर हम बात करें कि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है ये हमारी कंट्री के लिए, यहाँ पर अगर हम इंडिया के मैप को यहाँ पर व्यू करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो राजस्थान वाला पार्ट है, और यहाँ पर ये यहाँ पर पंजाब वाला रीजन ये हो गया। तो इस तरीके से जो अरावली माउंटेन रेंज है वो राजस्थान गुजरात वाले रीजन यहाँ से इस तरीके से दिल्ली वाले रेंज तक, मतलब दिल्ली के रायसीना हिल्स से स्टार्ट होती है और उसके बाद में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये इस तरीके से एक्सटेंड देखने को मिलती है। आप सभी को पता है कि अरावली माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पार्ट पर, यहाँ पर राजस्थान में अगर हम देखें तो थार डेजर्ट है, और ये तो थार डेजर्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अरावली रेंज जो है वो एक तरीके से हर्डल का रोल यहाँ पर क्रिएट करती है कि थार डेजर्ट को यहाँ पर रोक के रखा है अरावली रेंज ने। अगर अरावली रेंज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो थार डेजर्ट है वो इस तरीके से ईस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर एक्सपेंड उसका देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया जो इंडो गैंगेटिक वाला रीजन जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, वो यहाँ पर भी जो है वो डेजर्ट जो सोइल है उसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो जो फर्टाइल सोइल है वो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के प्रॉब्लमेटिक इशू जो हैं वो क्रिएट होने लग जाएंगी। तो अरावली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरीके से जो डेजर्ट वाले रीजन को उसके ईस्टर्न एक्सपेंशन को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स का यहाँ पर ओरिजिन होता है, जो स्पेसिफिक यहाँ पर थार डेजर्ट के लिए देखें, और यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है इसका वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर वैसे यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जो भी पॉइंट्स जो भी एक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर यूपी स्टेट में आप सभी को पता है कि ये अभी 15 अगस्त जो आने वाला है वो हमारे इंडिया का 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। तो यहाँ पर 75 मीन्स जो इंडिपेंडेंस है वो सेलिब्रेट हम करने वाले हैं। तो इसके लिए काफ़ी 2021 से ही जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इलाहाबाद में एक म्यूज़ियम बनाया गया है, और यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम है वो चंद्रशेखर आज़ाद को डेडिकेटेड है। एक तरीके से उनके लास्ट टाइम में किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर और उनके बीच में क्लैश देखने को मिला, और यहाँ पर
जो अल्फ्रेड जो पार्क था यूपी का, उसमें फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो उन सभी को यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ये जो इशू है वो क्रिएट हुआ और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ये सब कुछ यहाँ पर इस ये जो म्यूज़ियम है उसमें शो करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि तेलंगाना में जो पैडी मिलिंग है, मतलब चावल की जो मिलिंग है, उसका प्रोसीजर काम चल रहा है। इसमें बताया गया है कि देखो सेंटर जो है वो एग्री हो गई इस बात के ऊपर कि जो 2 रबी सीजन का जो भी राइस आया है उसको पारबोल्ड स्टेज में डिक्लेयर किया जाए। ओके, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी इस चीज़ को लेकर के कि उसको पारबोल्ड स्टेज में या नेचुरल बेसिस पर ही उसको स्टोर किया जाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि पारबोल्ड स्टेज में जो है वो राइस को स्टोर किया जा सकता है। ये पारबोल्ड स्टेज क्या होती है? इसमें जो है वो राइस को कुछ लेवल पर पकाया जाता है, उनको बॉईल किया जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं पकाया जाता, कच्चा रखा जाता है पर पकाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इससे राइस का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसमें न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज होने के साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरीके के जो राइस हैं उनको स्टोर किया जा सकता है। ओके, तो उनकी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ओके, तो इसमें पहले उनको स्टीम के थ्रू उबाला जाता है, उबालने के बाद में कुछ टाइम के लिए उनको फिर स्टोर करके उनको सुखा करके फिर उनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, और इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को, और कुछ को कंप्लीट मानसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें राइटर का ये बोलना है कि इस तरीके से आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसमें लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में वो अपना रोल प्ले करती है। वहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो किसी भी लॉ को बनाने के लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस लॉ को लेकर के क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, उन सभी के ऊपर भी ध्यान जो है वो दिया जा सके। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो किसी भी लॉ के लूफहोल के ऊपर जो पॉइंट आउट करती हैं और उसके ऊपर फोकस करते हुए इस लॉ को काफ़ी अच्छे लेवल तक उसको अमेंड किया जा सकता है, ताकि वो एक्ट के रूप में जब इम्प्लीमेंट हो, बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और जब एक्ट के रूप में पास होकर के इम्प्लीमेंट हो तो उसके इशू देखने को ना मिले। वैसे भी हम पहले भी देख चुके हैं कि 3 फार्म लॉज जैसे पास किए थे हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें देखा गया था कि विदाउट एनी डिस्कशन एंड विदाउट अपोजिशन पार्टीज़ के इंक्लूजन की वजह से बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। तो इस तरीके की जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, उनसे अगर हमें बचना है तो अपोजिशन पार्टीज़ का जो रोल है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी हमारे इंडिया के इकोनॉमी के जो 8 कोर सेक्टर हैं उनमें जो इंक्रीज़ देखने को मिला है उसके बारे में ही यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और इस आर्टिकल में देखो अभी प्रेजेंट टाइम में लास्ट वीक जो है railfreight.com रिपोर्टेड दैट 240 फीट containers of wood laminate sheets crossed the Caspian Sea from Russia Astrakhan port, okay, entered Iran's Anjali port, continued their southward journey towards the Arabian Sea। जो राइटर हैं उन्होंने बात की है इस आर्टिकल में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, यहाँ पर हम मैप के थ्रू इस बात को समझेंगे। 7200 किलोमीटर ये कॉरिडोर है जिसमें नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर बना करके इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड मैप के थ्रू अगर हम मैप को व्यू करें तो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ, मतलब यहाँ से रशिया से, और फिर इसके थ्रू यहाँ पर लैंड रूट का यूज़ करते हुए फिर कैस्पियन सी का यहाँ पर यूज़ किया गया है, कैस्पियन सी वाटर बॉडीज़ का यूज़ करते हुए फिर ईरान में एंट्री की गई है। ईरान में आप सभी को पता है ईरान में इंडिया ने चाहबार पोर्ट डेवलप किया था, फिर चाहबार पोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो है अरेबियन सी का यूज़ करते हुए यहाँ पर इंडिया के जो पोर्ट हैं वहाँ तक ये जो भी मटेरियल है वो अपनी अवेलेबिलिटी बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें लैंड एरिया, रेल एरिया, वाटर बॉडीज़, इन सभी का यूज़ किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है और इसके ऊपर काम किया जाता है तो हम
जो भी हमारा ट्रेड रूट है वो कम हो पाएगा, जो मनी है वो काफ़ी कम खर्च होगा, जो हमारा टाइम जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिलता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो देखो फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो उसमें 30% डिक्रीज, जर्नी का जो टाइम है उसमें 40% जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि हम ट्रेड रूट को फॉलो करते हैं, ये वाले ट्रेड रूट को इस तरीके से, यहाँ से रशिया जो है वो भी अपने प्रोडक्ट इस तरीके से भिजवाता है और फिर यहाँ से हम इस स्वेज कैनाल का यूज़ करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। अब ये डायरेक्ट रूट अगर बनता है तो हम 30-40% तक, 30% फ्लाइट कॉस्ट, 40% टाइम जो है वो हम यहाँ पर सेव कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को पता है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो इशू देखने को मिल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने इस टाइम इस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश की है। वेस्टर्न कंट्रीज से ना सिर्फ रशिया बल्कि जो ईरान है उन दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ पर इंडिया इनके साथ में इन्वॉल्वमेंट करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के क्वेड ग्रुप के थ्रू, मतलब यूएसए के साथ में मिलकर के क्वेड ग्रुप के थ्रू इंडो पैसिफिक एरिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और इन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के अपना जो ट्रेड है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंडिया जो है वो अपनी मीडिएशन पॉलिसी के अंडर ये सारा काम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाता है तो यूरेशिया मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ तक जो है वो हमारी रीच और भी ईजीली यहाँ पर बन करके सामने आएगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें डाटा रख रखे हैं और इसमें बता रखा है कि जुडिशरी लेवल पर अगर हम सबॉर्डिनेट लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो SC ST OBC वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसी को लेकर के ये डाटा यहाँ पर शो कर रखे हैं। तो लोकसभा में अभी कुछ डाटा पब्लिश किए गए हैं, इसमें बता रखा है कि 10 स्टेट और यूटी में, जिसमें हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर 0 ST के जज हैं डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट में। सेम इसी तरीके से 12 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिसमें गोवा, वेस्ट बंगाल जो स्टेट हैं वो भी शामिल हैं, जहाँ पर SC के जो जज हैं उनकी संख्या 0 है। 10 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहाँ पर दिल्ली, आसाम और वेस्ट बंगाल जिसमें शामिल हैं, जिसमें OBC जज की जो संख्या है वो 0 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया रखा है कि वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें गुजरात स्टेट जो है वो सबसे पुअरेस्ट स्टेज पर अपने आप को क्लेम करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जजेस में वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 20% से भी कम है। ओवरऑल यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है तो SC कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो हमारी जुडिशरी है उसमें 13% है, ST का पार्टिसिपेशन ओनली 5% है, OBC का पार्टिसिपेशन 24% है और वीमेन का पार्टिसिपेशन 35% है। तो ये सभी इंक्रीज होकर के जितना इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बेसिस पर होना चाहिए और वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है मिस्टर पोप जो हैं पोप फ्रांसिस जो हैं वो अभी कनाडा की विजिट पर जाएंगे और उन्होंने वहाँ पर कनाडा में जो मास लेवल पर एक इशू देखने को मिला था कि वहाँ की जो भी कुछ स्कूल ऐसी थी जो जिनको एक तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ रेजिडेंशियल स्कूल ऐसी थी जिनको कैथोलिक चर्च जो है वो एक तरीके से उनको स्पॉन्सर करती थी। वहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिले थे कि काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत पहले की वैसे अर्लियर टाइम की बात है, जिसमें क्या होता था कि इन रेजिडेंशियल स्कूल में जो बच्चे हैं उनको रखा जाता था, फिर उनको काफ़ी अलग तरीके से मतलब फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली उनको अब्यूज़ किया जाता था और अगर किसी वजह से उनकी डेथ हो गई बाद में मास लेवल पर उनके जो बॉडीज़ हैं या उनके जो भी बॉडीज़ के जो भी अवशेष हैं वो देखने को मिले हैं, तो इसमें एक कमीशन अपॉइंट किया गया था। टाइम टू टाइम जो भी स्कूल के मेंबर्स से बार बार उनके पेरेंट्स जो हैं, अगर किसी बच्चे की डेथ भी हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को मांगते थे, तो यहाँ पर स्कूल बोलती थी कि देखो जो हमारी अथॉरिटी है अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से उसका क्रिमिशन किया जाए। ओके, अब यहाँ पर बाद में कमीशन अपॉइंट किया जाता है। उस कमीशन ने जब ये रिसर्च किया तो ये सारी बातें उसमें सामने आई हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे जिनकी डेथ हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस, माल न्यूट्रिशन और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो इनह्यूमेन कंडीशन में, स्कूल में इनह्यूमेन कंडीशन थी और उसकी वजह से ये जो डिजीज है वो उनमें जनरेट हो गई थी। इससे ये लगता है कि जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं वहाँ पर काफ़ी गलत बिहेवियर जो है, रॉन्ग बिहेवियर उन सभी के साथ में किया जाता था।
ओके, तो यहाँ पर 2 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले। एक जगह जो है जिसमें 751 पीपल की एक जगह पर ही रिमेन्स देखने को मिले हैं, और दूसरी जगह जो है 215 चिल्ड्रन की एक ही रेजिडेंशियल स्कूल में साइट में ब्रिटिश कोलंबिया में इसी तरीके का जो इशू है वो देखने को मिला है। दोनों ही जो स्कूल है वो कैथोलिक चर्च के द्वारा चलाई जाती थी। तो यहाँ पर जो फ्रांसिस पोप हैं उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये जो भी इशू हुआ उसके लिए एपोलॉजी क्रिएट की है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो हम एक तरीके से वो जो कैथोलिक कम्युनिटी है उसको हाईली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने उसको रिप्रेजेंटिंग फॉर्म में कंप्लीट कैथोलिक कम्युनिटी से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। और कनाडा में जो भी इशू देखने को मिले कैथोलिक चर्च की वजह से, कैथोलिक कम्युनिटी की वजह से, तो उन सभी के लिए एपोलॉजी यहाँ पर उन्होंने क्रिएट की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ब्लास्फेमी और हेट स्पीच जो है उसके बारे में बताया गया है कि दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल सेक्शन 295A जो है उसके बारे में बता रखा है कि इंडियन पीनल कोड का ये जो सेक्शन है इसमें किस तरीके से ब्लास्फेमी जो है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो किस तरीके से हमारे इंडिया में जो लॉ हैं, वैसे अगर हम बात करें तो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट कोई भी फॉर्मल लेजिस्लेशन जो है हमारे इंडिया में नहीं है। सेक्शन 295A जो है इंडियन पीनल कोड का वो सबसे इक्विलेंट, सबसे अगर हम क्लोजेस्ट देखें कि ब्लास्फेमी को अगर आपको रेगुलेट करना है तो इस सेक्शन के अंडर आप कर सकते हो, जिसके अंडर क्या होता है कि कोई भी स्पीच, राइटिंग, कोई भी साइन जो एक तरीके से प्रीमीडिएट एंड मैलिशियस इंटेंट जिनका है, तो उसके बेसिस पर मतलब किसी पर्सन ने इस तरीके की एक्टिविटी की, उसकी वजह से किसी रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ के ऊपर किसी सिटीजन को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर फाइन और इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता था, लागू किया जाता है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये 295 जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो 1927 में एक सटायर जो है वो पब्लिश हुआ था जिसमें प्रॉफिट की पर्सनल लाइफ को लेकर के कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे, सटायर जो है वो रिप्रेजेंट किए गए थे। बाद में इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट है उनको रेगुलेट करने के लिए हाई कोर्ट ऑफ लाहौर जो है उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, और जो भी ऑथर था उसको इस तरीके से मतलब कोई इस तरीके के एक्ट नहीं थे कि किसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, तो सेक्शन 153A जो है तब उसमें इस ऑफेंस को इसके अंडर काउंट किया गया, और उसके बाद में 295A जो है वो इसके अंडर फिर इंट्रोड्यूस किया गया कि रिलीजियस बेसिस पर इस तरीके की जो सैंक्टिटी है रिलीजन को वो इस एक्ट के अंडर प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। ओके, 1957 में रामजी लाल मोदी केस हुआ, और उस केस में जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने अफर्म किया 295A को लेकर के कि अगर क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19 सब क्लोज 2 जो है उसमें कुछ छूट हमने दे रखी हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ अपने आप को रिप्रेजेंट करने की पूरी पावर है, आप अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी आपके मन में जो भी आपकी बातें हैं उनको आप फ्री तरीके से रख सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है रिलीजन के बेसिस पर। कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा नहीं है कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपने देना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसको अफर्म किया गया कि अगर रिलीजन बेसिस पर कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो यहाँ पर इस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाएगा इस सेक्शन के अंडर। हेट स्पीच में क्या होता है, हेट स्पीच में आप डायरेक्टली एक तरीके से हेट स्पीच जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर या फिर किसी रिलीजन बेसिस पर, कम्युनिटी बेसिस पर आपके जो स्टेटमेंट है वो हो सकते हैं, और उसके थ्रू जो है वो आप उस इंडिविजुअल बेसिस को टारगेट करने की कोशिश करते हो। ब्लास्फेमी में क्या होता है कि जो भी अभी आपकी रिलीजन जो है उसके हाईली रिप्रेजेंटेबल गॉड डेटीज जो हैं उनको एक तरीके से टारगेट करते हुए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएं। तो यहाँ पर अभी नुपुर शर्मा को लेकर के जो केस हुआ उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि उन्होंने भी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, मतलब जो भी एक्टिविटी होनी थी। हालांकि FIR जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर हुई, और इसी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोबारा से 2015 और 16 में अपना कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उसी को लेकर के दोबारा से उन्होंने बात रखी है कि देखो अगर एक केस है और उसमें अलग अलग जगह FIR हो रही है और सब में कंटेंट सेम है, मतलब एक ही इश्यू को लेकर के FIR है, तो उनको अलग अलग जगह जो है
वो उनको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, एक ही जगह पर उनको डायरेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अभी अल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर थे मिस्टर जुबेर, उनको भी इसी तरीके से इशू में वो ट्रैप हो गए थे कि एक ही सेम केस के लिए उनको अलग अलग जगह जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनमें क्या चेंजेस हैं, क्या टेक्नोलॉजी में चेंज देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आईसी का यूज़ करते हैं। आईसी मतलब ए पेट्रोल डीजल इंजन, ओके, एंड वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स टू रन, मतलब उसमें पेट्रोल डीजल का जो प्रोसीजर है वो भी है और इलेक्ट्रिक का जो प्रोसीजर है वो भी है। इसमें बताया गया है कि देखो इन व्हीकल से क्या फ़ायदा होगा। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि व्हीकल से क्या तो हमें बेनिफिट होगा और क्या जो है वो हमें इससे नुकसान देखने को मिलेगा। नुकसान तो ये है कि इनके जो प्राइजेज़ हैं, इस तरीके के जो व्हीकल हैं उनके प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट से इससे जो भी माइलेज है, मतलब पर किलोमीटर में जितना आपका फ्यूल जो है वो खर्च होता था वो काफ़ी कम खर्च यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको अलग अलग लेवल पर, माइक्रो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल पर इनको यहाँ पर प्रोडक्शन इनका किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर इंडिया और ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो जल्द ही होने वाली है। 13 डे की ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आज से स्टार्ट होगी और इसमें काउंटर टेरर कॉरपोरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। लास्ट जो मीटिंग है, लास्ट जो एक्सरसाइज है वो 2019 में हुई थी। उसके बाद में कोविड की वजह से इस तरीके की एक्सरसाइज जो है उनके ऊपर बैन देखने को मिला था। 4th नंबर की ये एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का नेम है अल नजा 4th। देखो इस तरीके का जो नेम है उसको देकर के पूछ लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में होती है, या फिर पूछ लेंगे कि इंडिया और ओमान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नेम क्या है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि आसाम और यूपी जो है वो नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, आसाम जो है वो बांग्लादेश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, मतलब इनके बॉर्डर एरियाज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा अदर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरीके की जो भी कुछ एक्टिविटी होती हैं बॉर्डर एरियाज़ में, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए ही हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो बीएसएफ है उनकी पावर को इंक्रीज़ कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन सभी स्टेट में पहले जो पावर थी बीएसएफ की वो काफ़ी रेगुलेटेड एरिया में थी 15 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर आप समझिए कि बॉर्डर एरियाज़ है, मान लो ये बॉर्डर एरियाज़ है तो इन बॉर्डर एरियाज़ के सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही उनको पावर थी कि यहाँ पर कोई इशू होते हैं तो बीएसएफ भी इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले गुजरात में 80 किलोमीटर तक पावर थी, इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ किया गया है और पंजाब वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो पावर है उसको 15 किलोमीटर से इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर तक कर दिया है, ताकि बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर तक अगर कोई इशू होता है तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर मिलती है उसको सिक्योर करने का काम करती है। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मन की बात में अपनी बात रखी कि फ्रीडम फाइटर जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे कंट्री के लिए उनके जो ड्रीम थे, उन्होंने जो ड्रीम देखे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे तो हमारा कंट्री इस तरीके का होगा, तो उन्हीं सारे ड्रीम्स को हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने बताया कि 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हम करेंगे, इसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करने की भी हम कोशिश करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की कि काफ़ी लंबे टाइम से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी पार्ट हैं हमारी सोसाइटी के जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन देखने को मिल सके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 25 ईयर जो हैं वो हमारे कर्तव्य काल होंगे, मतलब एवरी जो कंट्री मैन हैं उनको अपनी ड्यूटी प्ले करनी होगी ताकि 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को जब हम सेलिब्रेट करें तो इंडिया जो है वो अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाई। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जैसे कि
उन्होंने बताया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला मन की बात में कि मेघालय में यू टिरोत सिंह जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी को एक ब्रेव वॉरियर के रूप में लोगों ने याद किया यू टिरोत सिंह को। यू टिरोत सिंह जो है उन्होंने खासी हिल्स को, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अंडर करने वाले थे, तो उनके कंट्रोल को, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका अपोज यहाँ पर टिरोत सिंह ने काफ़ी अच्छे से किया था। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बात बताई है कि रेलवे जो है उसका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, तो इसी के बेसिस पर रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द रोल ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें हमारे इंडिया के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो हैं उनको फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री के साथ में एसोसिएट करके देखा जा रहा है। ओके, वांची मनी याची जंक्शन जो है, जो तमिलनाडु फ्रीडम फाइटर वांची नाथन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये वही प्लेस है जहाँ पर 25 साल की एज में वांची नाथन ने ब्रिटिश कलेक्टर को उनके एक्शन के लिए यहाँ पर पनिश किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में टॉय इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया है, बल्कि एक्सपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा करने लग गए हैं। इसके बेसिस पर हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के रूप में और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अलग अलग सेक्टर के लिए डेवलप अपने आप को कर रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, राहुल गांधी जो है वो कर्नाटका में एक लिंगायत कम्युनिटी है। लिंगायत कम्युनिटी अपने लिए काम कर रही है कि हमें वीर शैव महासभा, उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में रखा जाए। तो इसको लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे कि ये सेंट्रल ओबीसी लिस्ट और स्टेट ओबीसी लिस्ट होता क्या है। अभी कुछ टाइम पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जैसे ही महाराष्ट्र में मराठा को रिजर्वेशन देने की बात आई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि मराठाओं को हम जो है वो रिजर्वेशन देंगे और ये एक तरीके से थोड़े बैकवर्ड क्लासेज हैं। हालांकि जो मराठा है वो बैकवर्ड क्लासेज नहीं है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चनिंग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ओबीसी का जो रिजर्वेशन देने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब प्रेसिडेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि प्रेसिडेंट जो है वो ओबीसी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे और प्रेसिडेंट जो है ये काम करेंगे जो भी एनसीबीसी जो है, सेंट्रल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है, वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देगा। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट जो है वो ओबीसी लिस्ट बनाएंगे। इस ओबीसी लिस्ट में फिर चेंज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को यहाँ पर दी गई। ओके, तो इस तरीके से इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अगर हम बात करें तो 1993 से ये जो प्रोसीजर है कि सेंटर और स्टेट लेवल पर ओबीसी लिस्ट होंगे, ये सारी बातें रेगुलर चलती आ रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि हमारी जो पावर है उसको तो स्नैच की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद में सबसे पहले तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि 2 पार्ट जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए, एक तो 338B और एक 342A। 338B में क्या किया गया कि जो भी एनसीबीसी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकवर्ड क्लासेज जो है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में भी डिक्लेयर किया गया। दूसरा 342A जो है, इसमें कोशिश ये की गई कि जो सेंट्रल की जो लिस्ट है, मतलब ओबीसी की जो लिस्ट है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो ओबीसी है उसकी लिस्ट को किस तरीके से तैयार किया जाएगा। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट जो है उसके पास में पावर है। फिर उसके बाद में जब इसका प्रोटेस्ट किया गया तो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें चेंज किया गया और इसमें 342A सब क्लोज 3 जो है उसमें जोड़ा गया और इसमें ये बोला गया कि स्टेट को भी पावर है कि वो अपने स्टेट लेवल पर जो ओबीसी है उनको डिक्लेयर कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर फॉरेन पेज पर देखिए। फॉरेन पेज पर रशिया यूक्रेन जो इशू है उसके बारे में बताया है। दूसरा अगर हम बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर भी कुछ इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रशिया जो है उन्होंने अपनी गैस सप्लाई को लेकर के कट किया है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ताइवान जो है उसमें यूएस जो भी अपनी प्रेजेंट टाइम में जर्नी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए थे, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एशिया के टूर पर हैं, लेकिन ताइवान पर वो विजिट करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेकर के अभी साइलेंस रखी गई है।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स पेज से अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं बर्मिंघम में 2022 में, और इसमें हमारे इंडिया का जो प्रेजेंट टाइम में जो भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर जीत लिए हैं। इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो भी अलग अलग स्पोर्ट्स लेवल पर उन्होंने जीते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपके लिए कर लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट पर आपको डेली करंट अफेयर्स के जो भी अपडेशन है वो रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली क्विज़, जिसका वीडियो आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के रूप में शाम को आता है, ये आपके लिए अपलोड की जाएगी हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर जाकर के आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके राइट हैं और कौन से गलत हैं। और इन क्वेश्चंस का फिर एक्सप्लेनेशन है वो जो आपको शाम को वीडियो के थ्रू आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो भी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें सेंड कर दी है, जिसके थ्रू हमने प्राइवेट ग्रुप में उनको जोड़ लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने लिंक सेंड कर रखा है लेकिन वो इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आज से आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से जो हमारा बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स उस लिंक के थ्रू उस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि जो भी हमारा टारगेट है वो इजीली उन तक उनकी रीच बना सके और अपने टारगेट के साथ में अपने स्टडी को रेगुलर कर सके और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम कंप्लीट कर पाएँ। तो प्लीज़ जो भी आपको लिंक शेयर किया गया है उसको आप क्लिक करके उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, जो भी हमारा प्राइवेट ग्रुप है मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। ओके, थैंक यू।